नमस्कार, इंडिया वॉइस पर आपके साथ मैं समृद्ध मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर से जो है शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बिहार चुनाव को लेकर जो है बड़ी खबर सामने आ रही है। आज शाम 4 बजे जो है चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, तो बड़ी खबर जो है सामने निकल के आ रही है। वो आपको बता रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम पर जो है ऐलान हो सकता है और तारीखों का ऐलान भी जो है यहाँ पर संभव बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अब से कुछ देर बाद यानी कि शाम 4 बजे जो है चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और तारीखों का ऐलान जो है वो संभव बताया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो है तारीखों का ऐलान जो है वो संभव है। तो बिहार चुनाव से जुड़ी हुई बहुत बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं कि आज शाम 4 बजे जो है चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनावों की तारीखों का ऐलान जो है वो किया जा सकता है। तो बिहार चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शाम 4 बजे जो है आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो है कई सारे और भी ऐलान यहां पर निर्वाचन आयोग करते हुए नजर आ सकता है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं जो सामने निकल के आ रही है। अब से कुछ देर बाद यानी कि तकरीबन आप मान के चलिए 20 मिनट बाद जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। दिल्ली में जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित होने वाली है। कल यानी कि रविवार को भी जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की ओर से की गई थी, लेकिन आपको बताते चलें कि बार बार अटकलें इसी चीज को लेकर थी कि आखिरकार तारीखों का ऐलान कब होगा। और तारीखों के ऐलान के लिए आज फिर एक बार जो है चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। शाम 4 बजे जो है चुनाव आयोग यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और तारीखों का ऐलान जो है वो संभव बताया जा रहा है। तो बिहार चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर जो है वो हम आपको बता रहे हैं लगातार किस तरीके से अब से कुछ देर बाद जो है यहां पर चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएगा। दिल्ली के विज्ञान भवन में जो है ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बिहार चुनाव से जुड़ी हुई कई सारे ऐसे मुद्दे हैं और खासतौर पर तारीखों का ऐलान जो है वो भी किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शाम 4 बजे चुनाव आयोग जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। अब से कुछ देर बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। तकरीबन 20 मिनट आप मान के चलिए कि 20 मिनट बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा जो वाक्य है वो शुरू हो जाएगा। और इसी कड़ी में बिहार चुनाव के दौरे पर, क्योंकि देखिए पिछले दिनों जो है वो निर्वाचन आयोग की टीमें थी, उसके बाद कल जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में भी की गई थी चुनाव आयोग द्वारा, और उसके बाद अब वापस दिल्ली आकर जो है चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में करने जा रही है, जहां पर तारीखों का ऐलान जो है वो आज पूरी तरीके से संभव बताया जा रहा है। तो बिहार विधानसभा चुनाव पर लगातार जो है कई सारी अटकलें पिछले दिनों बन रही थी कि आखिरकार कितने चरणों में होगा, किस तरीके से होगा और कब कब संभव है। उसी को लेकर जो है आज शाम 4 बजे जो है यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग करते हुए नजर आ सकता है। बिहार चुनाव को लेकर यहां पर जो है बड़ी खबर सामने जो इस वक्त निकल कर आ रही है वो अब आपको बता रहे हैं कि शाम 4 बजे जो है यहां पर चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम को लेकर जो है यहां पर ऐलान संभव बताए जा रहे हैं। कई सारे अटकलें, कई सारी चीजें, लेकिन इसी बीच चुनावों की तारीखों का ऐलान जो है वो आज होगा। तो बिहार चुनाव जो है लगातार पिछले दिनों कई मर्तबा अटकलों के बीच था और कई राजनीतिक घमासान भी जो है काफी कुछ देखने को मिला। बिहार चुनाव से ठीक पहले किस तरीके से तमाम राजनीतिक दल जो है एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन इसी बीच अब जो है यहाँ पर तारीखों का ऐलान करते हुए चुनाव आयोग आज नजर आ सकता है। अब चीजें थोड़ी देर बाद जो है शाम 4 बजे जो है ये पूरी प्रकरण जो है वो चालू होगा, जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। बिहार चुनाव को लेकर यहां पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो सामने निकल कर आ रही है, जहां पर बिहार चुनाव को लेकर आज शाम 4 बजे चुनाव आयोग जो है वो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। चुनावों की तारीखों का ऐलान जो है वो यहां पर संभव बताया जा रहा है। और भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो फीडबैक पटना में खासतौर पर पूरे बिहार के, क्योंकि दौरे पे थे चुनाव आयोग की टीमें, वहां से जो मिलता है वो भी साझा करते हुए नजर आ सकता है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अब्दुल नबी हसन जो है वो इस वक्त न्यूज़ रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनके पास चलते हैं और जानते हैं क्या कुछ तमाम अपडेट्स जो हैं इस खबर से जुड़े हुए उनके पास हैं। अब्दुल, चुनाव आयोग जो है वो बिहार के दौरे पे थी उनकी टीमें, और उसके बाद कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और लगातार ये अटकलें थी कि देखिए तारीखों का ऐलान कब। तो तारीखों का ऐलान शाम 4 बजे, क्यों अब्दुल? तौर पर आपसे
कुछ देर के बाद ही समृद्ध तारीखों का ऐलान हो जाएगा। बहुत संभव है कि 2 फेज में इस बार का बिहार का इलेक्शन होने वाला है। जाहिर तौर पर अब से कुछ देर के बाद वो तस्वीरें साफ हो जाएंगी, क्लियर हो जाएगा कि बिहार का चुनाव आखिर कब होना है। हालांकि जो हमारे सूत्र हैं, लगातार जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं बिहार में, जो हमारे सहयोगी हैं, उनकी तरफ से जो जानकारी साझा हो रही है वो ये माना जा रहा है कि जो छठ पर्व है, छठ पूजा है, उसके बाद संभवतः चुनाव की तारीखें आएंगी। और जाहिर तौर पर बिहार में छठ पर्व का एक अलग ही तरह से मनाया जाता है, महापर्व के रूप में होता है। और यह शायद यही कारण है कि बहुत मुमकिन है कि अब से कुछ देर के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें इस बात का ऐलान होगा कि तारीखें तय हो जाएंगी, कितने फेजेस में होंगे। बहुत मुमकिन है छठ के बाद बिहार में चुनाव होंगे। लेकिन इन सब के बीच में बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज है, क्लियर करने वाली चीज है कि जो आप भी अब से कुछ देर पहले बता रहे थे कि चुनाव आयोग इस बार बकायदा बिहार गया है, वहां पर समीक्षा की है, बातचीत की है, एक बकायदा मीटिंग्स हुई हैं। एसआईआर का जो पूरा सिनेरियो था, एसआईआर का जो कार्य था, वो पूरी तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से मुकम्मल किया गया, पूरा किया गया। ये एक बड़ा एक तरीके से कह सकते हैं चीज देखने को मिली है इस दफा। और दूसरी चीज, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से एक दिन पहले की गई थी, उसमें इस बात का बकायदा जिक्र चुनाव आयुक्त ने किया था। एक और अहम चीज, उन्होंने इस बात का जिक्र करा कि एसआईआर में जिन जिन की भूमिका रही, और खास तौर पर वो ग्राउंड लेवल पर बीएलओज ने जिस तरह की भूमिका निभाई, उनको उत्साहवर्धन चुनाव आयोग की तरफ से किया गया, चुनाव आयोग की तरफ से किया गया। लेकिन अब से कुछ देर के बाद जब इस बात का ऐलान होगा कि बिहार में चुनाव की तारीख आखिर कब है, तो निश्चित तौर पर ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद वो राजनीतिक दल जो इस समय ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही इलेक्शन का ऐलान होगा जो है एक तरीके से उसके बाद जो चुनाव को लेकर जितनी भी अलग अलग जगहों पर कह सकते हैं जो राजनीतिक दल जिस तरह से अपनी बात को लेकर आगे आ रहे हैं और तमाम तरह अलग अलग चीजें देखने को मिल रही हैं, वो चीजें अब क्लियर हो जाएंगे। बहरहाल इन सब के बीच में एक चीज क्लियर है, अब से कुछ देर के बाद चुनाव आयोग इलेक्शन की तारीखों का ऐलान करने वाला है। हमारे साथ हेमंत जी भी हैं। हेमंत जी बाकायदा बहुत बारीकी से नजर रखते हैं चुनावों को लेकर, और बिहार पर भी हम लगातार बातचीत करते रहे हैं समृद्ध, तो हेमंत जी से भी हम सवाल कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए हेमंत जी, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए मेरा सवाल एक तो ये आपसे ये है कि पिछली बार की अगर जिक्र किया जाए तो तकरीबन 3 चरणों में जो है चुनाव कराया गया था। इस बार जो खबरें निकल के सामने आ रही है वो यही आ रही है कि देखिए हो सकता है 1 चरण या 2 चरण में चुनाव को निपटा दिया जाए। एसआईआर का भी मुद्दा जो है इस वक्त काफी बड़ा बना हुआ था, क्या प्रतिक्रिया आप इसमें रखते हैं? क्योंकि एसआईआर के मुद्दे की वजह से तो कोई ऐसा नहीं कि इसको जो है कम चरणों में इस बार निपटा जा रहा है, क्योंकि 2005 के बाद पहली बार होगा कि 2 चरणों में चुनाव हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन तब अब सवाल ये उठता है कि ये चुनाव अभी हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल तो ये है, क्योंकि जब इन्होंने कांग्रेस ने एक क्वेश्चन उठा दिया है कि भाई एक ही घर में 247 लोगों का नाम कैसे वोटर लिस्ट में जुड़ा और एक मतदान में मतदाता के रूप में 3 लोगों का नाम कैसे जुड़ गया, तो जब तक इसका क्लैरिटी नहीं होता है तब तक तो अभी ये कहना मुश्किल है कि इलेक्शन कमीशन अभी 4 बजे उसको डिक्लेयर करेगी। पहले तो इसका क्लैरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। और सेकंड थिंग है कि कई मांगे हो रही है कि भाई चुनाव छठ पूजा के जस्ट बाद कराई जाए, दिवाली के जस्ट बाद कराई जाए। तो ये डिमांड तो हो रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि गठबंधन की जो सरकार है वो कब इसका जवाब देगी और कैसे इसका जवाब का हल चुनाव आयोग निकाल पाए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए तकरीबन हेमंत जी 243 सीटें जो हैं वो इस बार हैं, और पिछली बार की, क्योंकि देखिए हम भी ग्राफिक्स के जरिए जो है अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके का जो मंजर था पिछले चुनावों में देखने को मिला था। उसमें अगर इकलौती पार्टी की बात की जाए तो आरजेडी थी जिसने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की थी। हालांकि सरकार जो है वो एनडीए की बनी, वो बात अलग है, लेकिन अगर सीटों की बात की जाए सबसे ज्यादा सीटें जो है वो आरजेडी के खामे में दिखी थी पिछली बार। बिल्कुल, ये तो बात सही है। देखिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। ये ना समझे कि जन स्वराज पार्टी के जो चुनाव इस तरह, जब भाजपा, याद रखिए कि भाजपा जब चुनाव लड़ रही थी
तो यही प्रशांत किशोर जी उनके चुनावी प्रक्रिया को संभालने वाले एक प्रतिनिधि के रूप में जाने जाते थे जब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये काम हो रहा था। लेकिन आज के दिन में वही जन स्वराज पार्टी जो है कई जगहों पर आपको लीडिंग पार्टी के रूप में नजर आएगी और इस बार देखिएगा कि मुकाबला त्रिकोणीय है। तो इसलिए ये कहना कि 243 सीटों में कौन किसके पल्ले में भारी पड़ेगा, जबकि प्रधानमंत्री ने 60,000 करोड़ की योजना चालू किया लोगों को, और उन्होंने कर्पूरी ठाकुर का हवाला देते हुए कहा यहाँ के लोगों का पलायन को रोकना है, बेरोजगारी को खत्म करना है। तो इसको देख करके ये जो सीटें हैं एक तरफ तो दिखता है कि भाजपा की तरफ जा रही है, लेकिन तब है कि भाजपा की सीटों को काटने के लिए जन स्वराज पार्टी भी कार्य कर रही है और उधर मुस्लिम वोट को रिझाने के लिए आरजेडी पूरी तरीके से लगी है। देखिए आरजेडी कई क्षेत्रों में धमकियां भी दे रही हैं। ठीक, अब्दुल मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए क्योंकि राजनीति जो है वो तो गरमाई पड़ी है प्रदेश के अंदर, खासतौर पे बिहार की बात की जाए, और ऐसे में एसआईआर का मुद्दा जो है वो सबसे बड़ा था, उसको लेकिन चुनाव आयोग ने साफ तौर पे कह दिया। पहले हमने देखा किस तरीके से चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए थे विपक्ष द्वारा कि देखिए ये तो सरकार के लिए काम करते हैं, लेकिन उसके बाद कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में होती है उसमें चुनाव आयोग साफ तौर पे कह देता है कि देखिए एसआईआर एक बहुत सफल चीज है और इसको आने वाले सभी चुनावों में हम लागू करेंगे। नहीं, जाहिर है, देखिए चुनाव आयोग ने क्लियर कर दिया है, वो तस्वीर साफ कर दी है एसआईआर को लेकर, और उसकी प्रक्रिया अब देश के कोने कोने में होने लगी है। बाकायदा दिल्ली के भीतर भी वो एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो अब तेज हो गई है, क्योंकि बहुत मेरे भी जानकार हैं जो आंगनवाड़ी में वर्कर्स हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हुई है। वो भी इस समय जो कार्य हो रहा है वो बाकायदा एसआईआर को लेकर 2020 के जो लिस्ट है, वोटर लिस्ट है, उससे मिलान हो रहा है। तमाम अलग अलग वोटर लिस्ट से मिलान किया जा रहा है। वो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जो इस समय बीएलओ का काम कर रही हैं। तो दिल्ली के भीतर भी एसआईआर की प्रक्रिया का एक तरीके से कार्य जो है वो किया जा रहा है। इन सब के बीच में जो आप कह रहे हैं एसआईआर बिहार में पूरी तरीके से मुकम्मल हुआ, पूरी तरीके से पूरा कर दिया गया, समय निर्धारित जो हुआ उससे पहले कर दिया गया, क्योंकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार इस बात को लेकर, इनफैक्ट विपक्ष लगातार कहता नजर आया था कि एसआईआर की प्रक्रिया इतनी बड़ी है कि वो आप चुनाव से पहले कंप्लीट ही नहीं कर सकते हैं, इतना कम समय दिया गया है। वो आपको याद होंगे वो बयान, लेकिन चुनाव आयोग ने वो चीज पूरी कर दी, एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गई। और यही कारण है कि जब एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हुई है वहां पर ये समझ में आ गया कि कितने वोटर्स जो हैं वो बाहर हो गए हैं, कितने वोटर्स को ऐड ऑन किया गया है। शायद यही कारण है कि इस बार का जो चुनाव है वो 2 फेजेस में होने की संभावना बहुत प्रबल मानी जा रही है, क्योंकि ये क्लियरिटी हो गई है कि कितने वोटर्स इस समय मौजूद हैं, और उसमें वो कहते नहीं है कि वो छांट दिए गए हैं कि जो बाहरी थे, जो अवैध थे, जो बाहरी थे, उनको पूरी तरीके से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। कुछ लोगों को ऐड ऑन किया गया है जो जिनके नाम वगैरह गलत थे या फिर किसी कारणवश वो ऐड ऑन नहीं हो पाए तो उनको ऐड ऑन किया गया। लेकिन इन सब के बीच में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही, क्योंकि आपने अभी कुछ देर पहले कहा था कि इतने सालों में पहली दफा ऐसा मुमकिन हो रहा है कि 2 चरणों में हो सकता है। जाहिर तौर पर 2010 में मुझे जहां तक मैं सही हूं 6 चरणों में चुनाव हुआ था, फिर 4 चरणों में चुनाव हुआ, और अब 2 चरणों में चुनाव हो सकता है। 3 चरणों में चुनाव हुआ था इससे पहले वाला, और अब 2 चरणों में वो चुनाव हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये क्लियरिटी इस समय इस बात की देखने को मिल रही है, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से कंप्लीट की है, और यही एक कारण है कि 2 चरणों में चुनाव इस बार कराने की कोशिश की जाएगी बिहार में। और अच्छी भी बात है कि 2 चरणों में अगर चुनाव हो जाता है तो पूरी तरीके से प्रक्रिया और कम समय में और जल्द से जल्द ये चुनाव हो जाएगा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज है जो आप जिक्र कर रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया क्या पूरे देश में अब लागू होगी। जाहिर तौर पर अब उसका भी कार्य आगे आने वाले समय में शुरू कर दिया जाएगा, इनफैक्ट शुरू किया जा चुका है चुनाव आयोग की ओर से। बिल्कुल, क्योंकि देखिए एसआईआर का जिक्र हो रहा है, हेमंत जी आप पे आऊंगा और ये जानूंगा कि देखिए जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं वो ये भी हैं कि हो सकता है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां उपचुनाव कराने हैं सरकार को, चुनाव आयोग को, ऐसे में उनका भी कुछ ना कुछ ऐलान जो है यहाँ पर हो सकता है। एसआईआर का मुद्दा इतना बड़ा गरमाया था, उसके बाद देखिए राजनीति जो है वो भी गरमाई थी, वोटर अधिकार यात्रा निकाली जाती है, कई सारी चीजें होती हैं इंडिया गठबंधन के लोगों द्वारा। लेकिन अब अगर उपचुनाव का अगर हम जिक्र करें, उपचुनाव पर इसका किस तरीके से असर पड़ते हुए नजर आ सकता है, और क्योंकि एसआईआर का भी जो जिक्र हो रहा है इस पर असर आप क्या कहेंगे? देखिए एसआईआर जो हुआ है वो पूरे लोकतांत्रिक तरीके से हुआ है,
और उन्होंने कहा भी है राहुल गांधी जी को कि भाई आप जो वोटर रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके तहत में आप एफिडेविट दीजिए। तो कांग्रेस अभी चिल्ला तो रही है और इसका समाधान पहला है कि चुनाव आयोग को करना है, वरना देश के सामने ये समस्या खड़ी होगी कि भाई हम चिल्लाते रहे लेकिन चुनाव आयोग हमारी बात को नहीं माना। अब देखिए इनके 2-3 चीजें हुई कि वोटर अधिकार रैली जो 15-16 दिन इन्होंने बिहार में चलाया, उससे नो डाउट सामाजिक न्याय के मैटर पे इन्होंने भीड़ बहुत अच्छी पटोरी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो चुनाव आयोग ने SIR कर करके जो विजन इन्होंने सामने दिया है समाज को, तो वो अगर अगर एफिडेविट दे के राहुल गांधी दूर नहीं करते हैं तो पूरे भारत में यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट उपचुनाव पर भी पड़ेगा। लेकिन अगर उपचुनाव का जिक्र किया जाए, अगर हेमंत जी एक तरीके से देखा जाए तो उस पर किस तरीके से असर पड़ सकता है? क्योंकि उपचुनावों की भी तारीखों का ऐलान जो है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन करते हुए नजर आ सकता है, जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं। देखिए 2003 के पहले जो वोटर लिस्ट में नाम था उस पर तो कोई असर नहीं पड़ने जा रही है जी। अब रही बात की जो उपचुनाव जहां पर नहीं हुआ है वो उसी वोटर लिस्ट के आधार पर किया जाएगा, इसका SIR से कोई मतलब नहीं रह जाता है। जी ठीक, अब्दुल आप पे आऊंगा क्योंकि देखिए अब ज्यादा समय क्योंकि रह नहीं गया, तकरीबन आप मान के चलिए 5 से 7 मिनट जो है वो रह गए। कुछ देर में ही देखिए मैं फ्रेम भी देख पा रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन का फ्रेम जो है वो बहुत मुमकिन है वो आने वाला ही है, हम भी अपने टेलीविजन पर दिखाने वाले हैं कुछ देर में। बस थोड़ी देर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है और कुछ देर में ही इलेक्शन कमीशन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और उसके बाद पहले जाहिर तौर पर इलेक्शन कमीशन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा पहले बताएगा कि किस तरह से उसने काम किया है, क्या कुछ ग्राउंड पर लेकर हमने काम किया है, कितने मतदाता हैं, पुरुष मतदाता हैं, कितने महिला मतदाता हैं, कितने ट्रांसजेंडर्स हैं, कितने ओवरऑल मतदाता हैं, वो पूरी तरीके से बातचीत की जाएगी। और तकरीबन 4:30 के नज़दीक आते आते मुझे ऐसा लगता है कि वो चुनाव की जो तारीखें हैं वो ऐलान की जा सकती हैं। तो कुल मिलाकर अब से कुछ देर के बाद ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है बिहार चुनाव को लेकर, क्योंकि जाहिर तौर पर समृद्ध बिहार का चुनाव इस बार बहुत कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनडीए को अगर देख लीजिए, नीतीश कुमार को आप देख लीजिए, नीतीश कुमार को लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए गए हैं, तमाम तरह के आरोप लगाए गए कि वो उनकी उम्र हो चुकी है, मानसिक रूप से भी वो संतुलित नहीं नजर आ रहे हैं, कहीं पर खड़े नहीं हो पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी उनकी एक तस्वीर साझा होती हुई नजर आती है सोशल मीडिया पर, जहां पर प्रधानमंत्री बैठे होते हैं तो नीतीश कुमार बैठने की कोशिश करते हैं, वो पूरी तरीके से झुक नहीं पाते हैं और उनके लिए चेयर मंगवाई जाती है। ये तमाम तरह की जो तस्वीरें हैं वो विपक्ष उनको भी मुद्दा बनाता हुआ नजर आया था और कहता हुआ ये नजर आया कि इस बार का जो इलेक्शन है भले ही एनडीए जीते लेकिन मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार नहीं होंगे। इसको लेकर क्लियरिटी वो बिहार की जनता को देना चाह रही थी कि मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसको देख रहे हैं, वहां पर कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है क्योंकि नीतीश कुमार की स्थिति नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, ऐसा ये आरोप लगातार नीतीश कुमार पर लगाए गए। हालांकि अब से कुछ देर पहले नीतीश कुमार की ओर से भी बाकायदा बिहार के युवाओं को कई करोड़ की योजनाओं का भी सौगात दी गई है, लेकिन जैसे ही ये ऐलान हो जाएगा, आचार संहिता लागू हो जाएगी और उसके बाद आप कोई योजना लागू नहीं कर सकते हैं, तो ये भी एक बड़ी चीज देखने को मिलती नजर आएगी। तो कुल मिलाकर अब से कुछ देर के बाद ही बिहार की चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है समृद्ध, और ये तय हो जाएगा कि बिहार में चुनाव कब होने हैं, किस तारीख से होने हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर अब हर किसी की निगाहें इसी पर टिकी हुई है। तकरीबन 2 से 3 मिनट का वक्त है जब ये इलेक्शन कमीशन की जो पूरी तरीके से जो मीटिंग है वो शुरू हो जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। तो समृद्ध ये क्लियरिटी है, अब से कुछ देर के बाद उन तारीखों का ऐलान हो जाएगा, यानी कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, आचार संहिता लागू हो जाएगी जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। तो चलिए अब्दुल, आपको 1 मिनट के लिए मैं रोकूंगा। इस वक्त की जो है एक बड़ी खबर जो है उससे हम रूबरू करा दें अपने दर्शकों को, जो इस वक्त सामने निकल के आ रही है। आपको बता दें किस तरीके से बिहार चुनाव से जुड़ी हुई जो है एक बड़ी खबर जो है वो सामने निकल कर आ रही है। बिहार चुनाव जो है उसको लेकर लगातार तारीखों का ऐलान करने की बात जो है वो की जा रही थी। वहीं इसी बीच अब जो है चुनावों में बड़ी खबर आपको बता दें कि थोड़ी देर में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो होने जा रही है। और इसी बीच आपको बता दें कि किस तरीके से
अब तारीखों का ऐलान जो है थोड़ी देर में वो होगा। बिहार चुनाव को लेकर जो है थोड़ी देर में ऐलान जो है वो चुनाव आयोग कर सकता है। इसी बीच आपको बता दें कि थोड़ी देर में चुनाव आयोग की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। अब से कुछ मिनट बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और आपको बता दें कि थोड़ी देर बाद जो है चुनाव आयोग द्वारा यहां पर बिहार चुनाव को लेकर ऐलान किए जा सकते हैं। कितनी तारीख में कौन कौन सी तारीख होंगी, कितने चरणों में चुनाव होगा, इन सबको लेकर लगातार जो है अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब जो है बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो चुनाव आयोग करेगा, जिसके बाद चुनाव आयोग बिहार को लेकर उसकी क्या रणनीति है, किस तरीके से चीजें हैं, वो देखते हुए नजर आ सकता है। तो एक बार रुक करेंगे, देखिए वरिष्ठ पत्रकार क्योंकि हमारे साथ हेमंत गुप्ता लगातार जुड़े हुए हैं। हेमंत जी, आपके पास आऊंगा और देखिए किस तरीके से बिहार में, देखिए क्योंकि अभी जिक्र हुआ था कि पूरे मामले में वोट अधिकार यात्रा निकाली गई, कई सारी चीजें हुई, चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करेगा ही, लेकिन अब किस तरीके से अब जो है चीजें दिखते हुए नजर आ सकती हैं ग्राउंड रियलिटी की अगर बात की जाए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज एक ये भी थी कि नीतीश कुमार ने भी इस पूरे दौरान कई सारी योजनाओं का ऐलान किया है। हर वर्ग के लोगों, चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, सबके लिए यहाँ पर जो है चीज़ों का जो है ऐलान खासतौर पर जो है यहाँ पर नीतीश कुमार द्वारा किया गया था। और वहीं अगर प्रधानमंत्री मोदी की बात की जाए तो उन्होंने भी तकरीबन 5 के आसपास दौरे जो हैं वो उनके बिहार में रहे थे। कुल बिहार में आज में 152 कम से कम स्कीम चल रही है जी। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था कि मैं अब्दुल जी के बात से इत्तेफाक रखता हूँ। देखिए, पिछले बार एनडीए में 4 दल शामिल थे। जनता दल यूनाइटेड था, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा, विकासशील पार्टी थे, और इस तरीके से बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ने की कोशिश की थी, पर वहां पर 74 सीटें जीती थी। 115 सीटों पर जदयू ने अपने उम्मीदवार उठाए थे और उन्होंने 43 सीटों का जीत हासिल किया था, लेकिन उनको 28 सीटें छोड़नी पड़ी थी जी। वहीं जीतन राम मांझी ने 7 सीटों पर जीता, 4 सीटें उनको वो लेके आए, और इंसान पार्टी ने भी गास में 11 सीटें अपने उम्मीदवार उतारे, 4 लोगों को जीते। इस बार लोग रामविलास पासवान की पार्टी भी इनके साथ जुड़ी हुई है, तो इस बार इनकी सीट बढ़ने वाली है। लेकिन मैं इत्तेफाक की बात इसलिए कर रहा था कि नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जाएगा। भाजपा ये रिस्क कभी नहीं लेगी कि नीतीश कुमार को छोड़ा जाए। देखिए, नीतीश कुमार जी इस चुनाव के बाद स्वतः वहां से निकलने वाले हैं और उनको केंद्र में कोई बड़ा योगदान देने के लिए रखा जाएगा। इसलिए ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इस चुनाव के बाद भाजपा का वर्चस्व बिहार में कायम हो जाएगा। लेकिन देखिए हेमंत जी, ये बात भी सही है कि जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा जो योजनाएं थी वो लगातार एक के बाद एक जो है हर वर्ग के लिए नीतीश कुमार लेते हुए नजर आ रहे थे, और यहां तक कि पत्रकारों को भी जो इस बार सौगात उन्होंने दे दी। निश्चित रूप से अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इस बार देखिए बड़ा ही कंट्रोवर्शियल है। एआईएमआई के उम्मीदवार भी इस बार मैदान में उतरे हुए हैं जी। तो वो भी कई सीटों को जाटेंगे। एमवाई समीकरण में वो कई जगह इनकी सीटों को काटेंगे, और इस बार मुकाबला बड़ा ही त्रिकोणीय है। एक तरफ जन स्वराज पार्टी है, जिनको आंकड़ों और डाटा का अगर आप प्रकांत का पीके का आप स्टेटमेंट सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वो पार्टी बिहार में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रही है। तो अब ये यहाँ पर देखना और सोचने वाली बात है कि जिस तरीके से ये स्कीम बना रहे हैं वो क्या है, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का एक तरीका है, लेकिन तब है कि इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा ये आने वाले चुनाव में पड़ेगा, क्योंकि जनता अब उस तरीके से किसी योजना को नहीं ले रही है जैसा कि लास्ट मोमेंट में झारखंड में बीजेपी को मैया योजना ने हराने का काम किया था। हेमंत जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। मैं ये कह रहा था कि आप क्या नीतीश कुमार से एक ज्यादा ही अलग सा लगाव सा लग रहा है आपका कि नीतीश कुमार जी के नाम से संबोधित कर रहे हैं? एक ये लाइटर नोट पर बोल रहा हूं मैं। नहीं, नीतीश कुमार जी बड़े बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, उनको तो जी बोलना ही चाहिए, लेकिन अब सवाल है कि बिहार के वो नेता है और उनको सुशासन वाले नेता के रूप में जाना जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का काम उन्होंने किया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन 2005 के बाद जो उनकी जो स्थिति है उनकी पार्टी की, वो ये बताती है कि अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा उनका स्थान लेने पीसीआर से कहूंगा कि आप ग्राफिक्स दिखाइए जरा, ऑन एयर ग्राफिक्स दिखाइए, ऑन एयर ग्राफिक्स दिखाइए, फुल फ्रेम में ग्राफिक्स दिखाइए प्लीज, ग्राफिक्स दिखाइए फुल फ्रेम में। तो देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं पिछले बिहार चुनाव जो रहे थे 2020 में, उसमें किस तरीके से क्या क्या परिणाम रहे थे। तो कुल सीटें देखिए पिछली बार की तरह 243 सीटें जो है वो विधानसभा की बिहार के अंदर है,
जिसमें आपको बता दें कि तकरीबन 122 सीटें जो है वो बहुमत का आंकड़ा के लिए चाहिए। यानी कि बहुमत अगर आपको अपनी सरकार बनानी है, अगर आपको बहुमत चाहिए तो आपके पास 122 सीटें होनी चाहिए। और पिछली बार की बात की जाए तकरीबन 57.29% मतदान जो है वो देखा गया था, यानी कि 60% के अंदर जो है वो मतदान देखा गया था। वही एनडीए की बात की जाए तकरीबन 125 सीटें जो है वो एनडीए के खाते में आई थी, जिसमें से बीजेपी के पास 74 सीटें, बहुमत हासिल जो है सबसे ज्यादा बीजेपी ने की थी पूरे अगर एनडीए की बात की जाए। वहीं जेडीयू के पास तकरीबन 43 सीटें थी। और इसी के साथ जो बाकी दल हैं उनकी भी सीटें आपको बताते चलते हैं किस तरीके से। यहां पर वीआईपी के पास 4 सीटें और जो अन्य बाकी दल थे उनमें एचएएम का भी नाम शामिल है। हम के पास सिर्फ 4 सीटें जो है वो उसके खेमे में आई थी। वहीं देखिए अगर महागठबंधन की बात की जाए तो तकरीबन 110 सीटें जो है वो आई थी। चलिए सीधे आपको लेके चलते हैं दिल्ली, जहां पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त आयोजित हो रही है बिहार चुनाव को लेकर। जो है क्या कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के सामने आ रहे हैं, आपको लेके चलते हैं इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ऑनरेबल इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर विवेक जोशी, इलेक्शन कमीशन के वरिष्ठ अधिकारीगण और सभी मीडिया के साथियों, आज आप सभी के माध्यम से बिहार विधानसभा के आम चुनाव 2025 की तारीखों की घोषणाएं भी होंगी और इस चुनाव में चुनाव आयोग की जो तैयारियां हैं उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। बिहार की पावन भूमि पर 5 वर्षों के बाद अब विधानसभा के चुनाव का आगमन हो रहा है। जैसा कि आप सबको पता है, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और चुनाव के अपने संवैधानिक कर्तव्य को 2 चरणों में निभाती है। पहला चरण मतदाता सूची बनाना और दूसरा चरण चुनाव कराना। जैसा कि आप सबको पता है, 24 जून 2025 से शुरू हुए विशेष गहन परीक्षण के दौर में मतदाता सूची का शुद्धिकरण किया गया। इन्यूमरेशन का पीरियड 24 जून से 25 जुलाई तक रहा। 1 अगस्त को ड्राफ्ट सूची पब्लिश की गई और सभी राजनीतिक दलों को भी दी गई। 1 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड रहा, जिसमें जिसको भी, चाहे वो मतदाता हो, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे उनके बूथ लेवल एजेंट्स हो, उनको क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस देने का भरपूर समय दिया गया। और उसके बाद पात्रता का परीक्षण हुआ और 30 सितंबर को फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई। फाइनल मतदाता सूची भी सभी राजनीतिक दलों को दी जा चुकी है और अभी भी अगर उसमें कोई भी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से कोई गलती रह गई हो तो उसके ऊपर जिला अधिकारी के पास अपील फाइल की जा सकती है। और साथ ही साथ किसी का नाम अगर छूट गया हो तो वो नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक जुड़वा सकता है। नॉमिनेशन समाप्त होने पर जो भी मतदाता सूची फाइनल होगी उस पर चुनाव होंगे और उसके उपरांत कोई भी नाम जोड़ा नहीं जा सकता। अभी हाल ही में चुनाव आयोग की पूरी टीम ने और हम तीनों चुनाव आयुक्त ने बिहार का दौरा किया
और दौरा करने के बाद जो सारी चीज़ें समीक्षा के उपरांत आईं, उसके तहत ये निर्णय हुआ कि आज हम आपके समक्ष बिहार के सभी मतदाताओं के लिए, सभी राजनीतिक दलों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान करें। बिहार में हम लोग सभी राजनीतिक दलों से मिले, सभी जिला कलेक्टर्स, एसपीज, आईजी, डीआईजीज, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, डिविजनल कमिश्नर्स, एनफोर्समेंट एजेंसीज, सबके साथ सीएपीएफ के नोडल ऑफिसर्स, सबके साथ बैठकें हुई और आपके माध्यम से बिहार की जनता को चुनाव आयोग ये बतलाना चाहता है कि इस बार बिहार के चुनाव न केवल मतदाताओं के लिए बहुत ही सुगम और सरल होंगे, न केवल पूरी चुनावी मशीनरी तत्परता के साथ मतदाताओं के साथ खड़ी रहेगी, न केवल लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पर पूर्ण निगरानी रखी जाएगी, बल्कि शांतिपूर्ण ढंग से, पूर्ण पारदर्शी तरीके से बिहार के होने वाले चुनाव शायद सबसे अच्छे चुनावों के रूप में परिलक्षित होंगे, ऐसी चुनाव आयोग की मंशा है। इसके लिए चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों का, सभी मतदाताओं का और सभी मीडिया कर्मियों का भी सहयोग अपेक्षित करता है। इसके पहले कि हम तारीखों की तरफ बढ़ें, एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है जिससे कि काफ़ी वस्तु स्थिति आप सब लोगों के भी समक्ष आएगी और जनता के भी समक्ष आएगी। प्रेजेंटेशन प्लीज। बिहार में कुल 243 विधानसभा क्षेत्र हैं। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 38 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 रिजर्व्ड हैं। नेक्स्ट। एक ओवरव्यू अगर लिया जाए मतदाताओं का, तो कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 7.42 करोड़ है, जिसमें कि मेल 3.92 और फीमेल 3.5 करोड़ हैं। सीनियर सिटीजन्स लगभग 4 लाख हैं। 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके मतदाता लगभग 14,000 हैं और फर्स्ट टाइम वोटर्स लगभग 14 लाख हैं। जैसा कि आप सबको विदित है, इस बार चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सहूलियत के लिए, उनकी सुविधा के लिए हर मतदान केंद्र पर 1200 से ज़्यादा मतदाता न हो, ऐसा लक्ष्य रखा है। इसके चलते पोलिंग स्टेशंस की संख्या में वृद्धि हुई और अब बिहार में 90,712 पोलिंग स्टेशंस हैं। एवरेज वोटर्स पर पोलिंग स्टेशन लगभग 818। वुमेन मैनेज्ड 1044 और मॉडल पुलिस स्टेशन लगभग 1350। हर पोलिंग स्टेशन पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था होगी, जिससे चुनावी प्रक्रिया के ऊपर वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा निगरानी किया जा सके। बिहार में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं। दियारा रीजन में लगभग जो 250 पोलिंग स्टेशन हैं, वहाँ घोड़े से पेट्रोलिंग होती है और इसी तरीके से लगभग 197 पोलिंग स्टेशंस में नाव के जरिए पोलिंग पार्टीज जाती हैं।
चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार हर मतदान केंद्र पर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज प्रदान की जाएंगी, जिसमें कि पोल वॉलंटियर्स होंगे, हेल्प डेस्क होंगी, रैंप होगा, टॉयलेट्स होंगे, ड्रिंकिंग वाटर, साइनेजेस, लाइट की सही व्यवस्था और वोटर फैसिलिटेशन सेंटर। जो हमारे बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता हैं, उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए पोलिंग स्टेशंस ग्राउंड फ्लोर पर होंगे। अगर रैंप है तो 1:12 के रेशियो में प्रॉपर ग्रेडियंट से बनेंगे। वॉलंटियर्स भी रहेंगे, व्हील चेयर की फैसिलिटीज भी दी जाएगी। और अगर इनमें से कोई भी 85 प्लस के उम्र के अगर लोग हैं या 40% से ज़्यादा जिनकी डिसेबिलिटी है, अगर वो चाहें तो फॉर्म 12D भर सकते हैं और उसके उपरांत उन्हें होम वोटिंग की सुविधा भी दी जाएगी। बिहार के दौरे पर चुनाव आयोग ने जिला मजिस्ट्रेट्स को, सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस को और सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज को सख्त निर्देश दिए हैं, जीरो टॉलरेंस टू एनी वायलेंस, no scope for any kind of intimidation or threat to voters or candidates. CAPF will be deployed adequately and in advance as a confidence building measure. All officers to act in absolutely impartial way and easily accessible to all the stakeholders. इसके बारे में मैं आपको बाद में भी बताऊंगा। अगर कोई फेक न्यूज़ या मिस इन्फॉर्मेशन होती है, खास तौर से सोशल मीडिया या किसी भी और प्लेटफॉर्म पर, तो उस मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर किया जाएगा और स्ट्रिक्ट विजिल रखी जाएगी सारे चेक पॉइंट्स पर, जिससे कि ड्रग्स, लिकर और कैश का इलीगल ट्रांजैक्शन ना हो पाए। बिहार के पूरी चुनाव का तंत्र है, उसके साथ मिलकर बिहार के इन चुनावों में 17 नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जो कि बिहार से शुरू होकर पूरे देश में लागू होंगे। चुनाव आयोग ने इसके ऊपर एक एक इनिशिएटिव के ऊपर काफ़ी चर्चा और इनकी प्रायोगिकता को देखते हुए ये कदम उठाया है और एक ऐतिहासिक कदम इसको माना जाएगा। ट्रेनिंग, पहली बार जो चुनाव आयोग का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, वहां पर बिहार के सभी बूथ लेवल एजेंट्स जो जिला स्तर के थे, बूथ लेवल एजेंट 1, उनकी ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। इसी तरह से अब जहां जहां चुनाव होंगे वहां वहां बूथ लेवल एजेंट्स 1 की भी ट्रेनिंग IIIDM द्वारिका में की जाएगी। जो बूथ लेवल ऑफिसर्स होते थे, पहले उनकी ट्रेनिंग या तो विधानसभा स्तर पर हो जाती थी या कई बार जिला स्तर पर। तो इस बार हर विधानसभा क्षेत्र के 4 से 5 BLOs को IIIDM में बुलाया गया और उनको चुनावी प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया गया, जिससे कि हमें अब जो चुनावी तंत्र है, जो जमीनी स्तर का चुनावी तंत्र है, उसमें बहुत ही ज़्यादा बदलाव देखने को मिला। साधारण तौर से पुलिस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग भी जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर होती थी, लेकिन चूंकि लॉ एंड ऑर्डर एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है और ख़ास तौर से जब CAPF जाती हैं तो जिला पुलिस प्रशासन और CAPF का समन्वय भी बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए पहली बार पुलिस ऑफिसर्स की भी IIIDM में ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई। ये तीनों
लॉजिस्टिक्स के हिसाब से और ट्रेनिंग के हिसाब से बहुत बड़े कदम रहे। मतदाता सूची लगभग 22 वर्षों के बाद बिहार में मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य सफलतापूर्वक 30 सितंबर को संपन्न हुआ। लगभग सभी राजनीतिक दलों ने ये मांग की थी कि मतदाता सूची में काफ़ी त्रुटियां हैं और इसको मद्देनज़र रखते हुए ये कदम उठाया गया। हालांकि सोशल मीडिया पर इसके बारे में कुछ बढ़ चढ़कर कहा गया, लेकिन सत्यता ये है कि आज की तारीख में बिहार के 243 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स ने 90,000 बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ मिलकर 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट्स, जो कि 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने नियुक्त किए थे, उनके साथ मिलकर इस सूची को शुद्ध करने का बहुत ही सराहनीय काम किया है और बिहार ने देश को ये राह दिखाई है। चूंकि विशेष गहन परीक्षण में काफ़ी मेहनत जमीनी स्तर के अधिकारियों को करनी पड़ी, तो जो रिन्यूमरेशन था, जो BLOs का था और जो बाकी अधिकारियों का था, उसको भी कई वर्षों के बाद बढ़ाया गया और ख़ास तौर से EROs और AEROs का ऑनरेरियम तो पहली बार दिया गया। जिन मतदाताओं के नाम सूची में नए जुड़े हैं या जिन मतदाताओं की एंट्रीज में कोई चेंज है, जैसे पता बदल गया, तो ऐसे मतदाताओं को नए वोटर कार्ड दिए जाने हैं। चूँकि पहले कई दिनों तक या कई बार महीने लग जाते थे वोटर कार्ड मिलने में, इसीलिए चुनाव आयोग ने सभी एजेंसियों के साथ मिलकर ये SOP बनाया कि किस तरीके से 15 दिन के भीतर मतदाताओं के हाथ में इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसको सामान्यतः वोटर कार्ड कहा जाता है, वो उनके हाथ में आए। इसी तरीके से जो हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, जब वो मतदाताओं के घर घर जाते हैं तो उनको भी पहचान पत्र पहली बार चुनाव आयोग ने डिज़ाइन भी किया और उनको दिया भी। कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस जो आने वाला है, देश की प्रगति को ध्यान में रखते हुए और ख़ास तौर से बिहार की प्रगति को ध्यान में रखते हुए लगभग काफ़ी मतदाताओं के पास मोबाइल होते हैं और उनको इस बात की समस्या रहती थी कि हम मोबाइल लेके अगर घर पर छोड़ के जाते हैं तो दिक्कत होती है और लेके जाते हैं तो हम कहाँ उसको रखें, क्योंकि मोबाइल फ़ोन पोलिंग स्टेशन के अंदर अलाउड नहीं है। इसलिए एक नई व्यवस्था बनाई गई जिससे कि पोलिंग स्टेशन के कमरे के ठीक बाहर कोई भी मतदाता अपना मोबाइल फ़ोन जमा करा सकता है, अंदर जाके अपना वोट डाल सकता है और बाहर आने के बाद अपना मोबाइल लेके घर जा सकता है। हर मतदाता को नॉमिनेशन का प्रोसेस खत्म होने के बाद एक वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप दी जाती है। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप देने का लक्ष्य सिर्फ ये रहता है कि मतदाता को, क्योंकि कई बार बूथ बदल जाते हैं या कई बार मतदाता नए होते हैं, तो उनको वोटर स्लिप पर, इन्फॉर्मेशन स्लिप पर अपने बूथ का नाम और सारे डिटेल्स मिल जाते हैं। तो वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप पर बहुत ही छोटा चेंज करने के बाद मतदाताओं की सहूलियत बहुत बढ़ गई, क्योंकि उसमें उनका पोलिंग स्टेशन का नंबर, पोलिंग स्टेशन की जगह कोने में बड़े रूप में दिखा दी गई। पहले उनको पूरे में ढूंढना पड़ता था। चुनाव आयोग की लगभग विगत कई वर्षों से एक एक करके ऐप्स बनती चली गई और लगभग 40 ऐप्स आज की तारीख में चुनाव आयोग के पास है। तो इन सबको एक जगह समन्वित करते हुए, क्योंकि हर मतदाता या हर स्टेक होल्डर हर 40 ऐप को डाउनलोड नहीं कर सकता, तो ECI नेट जैसी मदर ऑफ ऑल ऐप्स
का एक लक्ष्य रखा गया और ECI नेट में अब धीरे धीरे करके सारी ऐप्स आ चुकी हैं और इसका प्रोग्रेसिव इम्प्लीमेंटेशन भी वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में बिहार से शुरू होगा। पोलिंग स्टेशन में मैं आपको बता चुका हूं, जिससे कि क्यूज लंबी न हो और मतदान के समय में मतदाताओं को सहूलियत भी रहे और ख़ास तौर से मतदान के आखिरी घंटों में ज़्यादा भीड़ न हो, इसके लिए संख्या 1200 निर्धारित की गई। कैंडिडेट्स के बूथ पहले मतदान केंद्र से काफ़ी दूर तक लगाए जाने के निर्देश थे, जिससे कि कैंडिडेट्स को भी और मतदाताओं को भी काफ़ी असहूलियत होती थी। और इसीलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज के संग ज़मीनी स्तर पर EROs की मीटिंग हुई, DMs की मीटिंग हुई, CEOs की मीटिंग हुई, उनसे मिले सुझावों के अनुरूप लोक प्रतिनिधित्व कानून के अनुरूप 100 मीटर की दूरी तक हर कैंडिडेट अगर चाहे तो अपने बूथ्स लगा सकता है। चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी हो, उसकी पूर्ण निगरानी हो, ERO भी उसको देख पाएं और कोई भी अगर गलती पाए जाए तो उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सके। इसके लिए पहले लगभग 50% प्लस पोलिंग स्टेशंस में वेबकास्टिंग होती थी और अब इसको 100% पोलिंग स्टेशंस में लागू कर दिया गया है, जिससे कि निगरानी तंत्र के लिए सुगमता होगी। कई बार प्रत्याशियों ने ये शिकायत की थी कि जो हमारी फ़ोटो होती है वो चूँकि ब्लैक एंड वाइट में आती है और जमा तो कलर्ड करते हैं तो वो पहचान में नहीं आती और काफ़ी हतोत्साहित उनको होना पड़ता है जब वो EVM में उनकी फ़ोटो अच्छी नहीं आती है। तो छोटा सा कदम, लेकिन इसमें फिर चुनाव आयोग ने निर्णय लिया कि एक तो फ़ोटो कलर्ड लगाई जाएगी और साथ ही साथ जो सीरियल नंबर होता है उसका फॉन्ट भी बड़ा किया जाएगा, जिससे कि प्रत्याशियों की पहचान भी आसानी से हो जाए और मतदाताओं को सुविधा भी हो। काउंटिंग, कई बार जब मॉक पोल होता है तो मॉक पोल के समय मॉक पोल का डेटा डिलीट करना प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स भूल जाते हैं और इसीलिए जब काउंटिंग होती है तो फॉर्म 17C और काउंटिंग यूनिट का मिलान नहीं हो पाता। ऐसे केस में किसी भी शंका को न रखा जाए, इसलिए जब भी 17C या वीवीपैट में मिसमैच होगा तो उन EVM से रिलेटेड वीवीपैट्स की पूर्ण गिनती की जाएगी। इसी तरीके से ये भी एक मांग सभी राजनीतिक दलों की थी कि पोस्टल बैलेट्स की गिनती पहले शुरू की जाए और पहले खत्म की जाए। तो इसलिए चुनाव आयोग ने पारदर्शिता के लिए भी और इसके लिए भी, जिससे कि पोस्टल बैलेट्स पर पूर्ण ध्यान दिया जाए उनकी गिनती पर और कोई जल्दबाजी भी न की जाए, तो EVM के लास्ट 2 राउंड से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती समाप्त करना अनिवार्य होगा। जैसा आप सब लोग को पता है, जब चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर आंकड़ों की आवश्यकता कई लोगों को पड़ती है, मीडिया को भी होती है, NGOs को भी होती है, सिविक सोसाइटीज़ को होती है और आम जनता को भी होती है। तो इसके लिए चुनाव आयोग की एक पद्धति रही जिसको इंडेक्स कार्ड कहा जाता है, लेकिन इंडेक्स कार्ड का सारा डेटा कलेक्ट करने में कई बार सप्ताह और कई बार महीनों लग जाते थे। तो अब चूंकि ECI नेट भी आ रहा है और डिजिटल का युग है, इसीलिए डिजिटल इंडेक्स कार्ड्स एंड रिपोर्ट्स सारे आपको चुनाव खत्म होने के कुछ ही दिनों के भीतर वेबसाइट पर या ऐप पर मिल जाएंगे। इस चुनाव की विशेषता है ये स्लाइड। द एंटायर इलेक्शन मशीनरी ऑफ बिहार is just a call away। अर्थात अगर कोई भी मतदाता
या कोई भी व्यक्ति ECI नेट ऐप को डाउनलोड करता है और अगर अपने एपिक नंबर डिटेल को डालता है, वोटर कार्ड के नंबर को डालता है, तो वो अपने BLO से बात कर सकता है। वो अपने जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं उनको अपनी कॉल बुक कर सकता है और बात कर सकता है। अगर उसकी कोई भी समस्या है तो वो BLO से बात करके उसका निदान कर सकता है। इसी तरीके से जो इलेक्शन कमीशन का बहुत पॉपुलर नंबर है 1950, आपको भी कोई भी बिहार का मतदाता अगर इस समय बिहार से बाहर है तो भी उसको सिर्फ +91 अगर मोबाइल से आप डायल करते हैं तो +91 जो इंडिया का कोड है वो लगाना है। STD कोड जहां का भी आपकी विधानसभा क्षेत्र है वहां के SDM का STD कोड और 1950 अगर आप ये डायल करते हैं तो 243 EROs सारे मतदाताओं की सेवा के लिए खुले रहेंगे। इसी तरीके से अगर आपको ERO के कॉल सेंटर से संतुष्टि नहीं मिलती है तो 38 DMs के यहाँ भी आप 1950 पे कॉल कर सकते हैं और पटना में CO के यहाँ भी कॉल कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था है जिसको कि लॉजिस्टिकली पूरा सही से बना दिया गया है और आशा है इस सुविधा के बाद शायद दुनिया का शायद ही ऐसा कोई चुनाव होगा जिसमें कि 90,712 BLOs, 243 EROs, 38 DEOs और CO स्वयं मतदाताओं के लिए किसी भी दिक्कत अगर उनको आ रही है या ग्रीवेंस है उसके लिए सचेत रहेंगे। नेक्स्ट, ये भी बिहार में पहली बार हो रहा है। पहले जो ऑब्जर्वर्स हम लगाते थे कुछ असेंबलीज को मिलाकर लगा देते थे, लेकिन अब 243 असेंबलीज में 243 जनरल ऑब्जर्वर्स होंगे जो कि विभिन्न राज्यों से वरिष्ठ IAS अधिकारी नामित किए गए हैं जो कि बिहार के रहने वाले नहीं। इसी तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो पुलिस ऑब्जर्वर्स हैं वो हर जिले में एक होंगे और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स को हम लोगों ने चुनाव आयोग ने कुछ असेंबलीज को मिला के नामित किया है। इन ऑब्जर्वर्स के फ़ोन नंबर भी और असेंबली किस असेंबली से हैं वो आपको ECI नेट पर भी मिल जाएंगे और वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे, जिससे कि अगर कोई भी ऐसी बात है या शिकायत है तो आप इन ऑब्जर्वर्स को बतला सकते हैं। ऑब्जर्वर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन वर्क एज आईज एंड ईयर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन। तो ये सुविधा भी इस चुनाव में हर असेंबली में मौजूद रहेगी। इस बार चुनाव आयोग टेक्नोलॉजी को भी बहुत बड़े तरीके से लीवरेज करना चाहता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये अलग अलग ऐप्स होती थी, सी विजिल, जिसमें कि आप कोई भी MCC वायलेशन की शिकायत डाल सकते हैं। 100 मिनट्स के अंदर रिस्पांस टाइम है। अगर 100 मिनट्स के अंदर नहीं होती है तो जिला कलेक्टर उसको स्वयं देखते हैं और CO भी स्वयं देखते हैं। नो योर कैंडिडेट, वोटर हेल्पलाइन ऐप, ये सारी की सारी नेक्स्ट अब ECI नेट पर भी होंगी। पुरानी सुविधा हमने हटाई नहीं है क्योंकि कई लोगों के पास पुरानी चीज़ें डाउनलोडेड हैं, बट अगर ECI नेट अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो सारी एक जगह ये सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट, बिहार के मतदाताओं की संख्या आपको कि उससे बड़े मतदाताओं की संख्या दुनिया के सिर्फ 10 या 11 देशों में ही है। बिहार के चुनाव आयोग मानता है कि मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस है और इसीलिए हर लेवल पर, हर स्तर पर चुनावी कर्मियों की तैनाती है। पोलिंग पर्सनल लगभग 4.5 लाख, सेक्टर ऑफिसर्स लगभग 9.6 थाउजेंड,
माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगभग 17.8 माइक्रो ऑब्जर्वर्स फॉर काउंटिंग 4,800, काउंटिंग ऑफिशियल लगभग 28,000, पुलिस ऑफिशियल 2.5 लाख, और जहां पर भी आइडेंटिटी ऑफ वोटर्स का इशू आता है, सहायता देने के लिए आंगनवाड़ी सेविकास भी उपलब्ध रहेंगी, और कुल मिलाकर 8.5 लाख चुनावी कर्मी बिहार विधानसभा के आम चुनाव 2025 में रहेंगे। अब मेरे ख्याल से तारीखों का ऐलान कर देना चाहिए। नेक्स्ट, बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के डेट गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर, और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे, और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। नेक्स्ट, जो बिहार के 38 जिले हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। जो आप पीला रंग देख रहे हैं वो फेज 1 है, और जो आप गुलाबी रंग देख रहे हैं वो फेज 2 है। इसकी सॉफ्ट कॉपी आप सब लोग को दे दी जाएगी। नेक्स्ट, बिहार के आम चुनावों के साथ साथ 8 बाई इलेक्शंस भी होंगे। जम्मू कश्मीर के 2, बडगांव और नगरोटा, राजस्थान के अंता, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना जुबली हिल्स, पंजाब में तरन तारन, मिजोरम में दंपा, ओडिशा में नौपदा। इनकी तारीखें भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से यहां पर दी गई हैं। डेट ऑफ पोल लेकिन सबका 11 तारीख ही होगा, और काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। इसके साथ कुछ चीजें हम जरूर बताना चाहेंगे। सबसे पहले मतदाताओं के नाम एक संदेश रहेगा, वो यह कि कृपया अपना नाम इलेक्टोरल रोल में जरूर चेक कर लें, क्योंकि अगर अभी भी छूट गया है तो नॉमिनेशन से 10 दिन पहले तक जोड़ा जा सकता है। कृपया अपने पोलिंग स्टेशन के बारे में ECI नेट से जानकारी हासिल करें या अपने बूथ लेवल ऑफिसर से समझ लें। वोटिंग जब आप करते हैं, अगर बाई चांस किसी कारणवश अगर आप अपना वोटर कार्ड लाना भूल गए हैं तो 12 ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिससे कि आप अपनी आइडेंटिटी बता सकते हैं और उसके बाद वोट डाल सकते हैं। मतदाताओं को ये विश्वास रहे कि हर पोलिंग बूथ पर AMF दैट इज अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज उपलब्ध होंगी। वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स हर मतदाता को पहुंचाई जाएंगी। अगर आप मोबाइल लेकर आते हैं तो डिपॉजिट फैसिलिटी रहेगी, बिल्कुल निश्चिंत रहें। सर्विस वोटर्स हैं तो आपको पोस्टल बैलेट की सुविधा रहेगी। अगर आप दिव्यांग हैं या 85 प्लस ईयर्स के हैं तो आपके लिए होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी, बशर्ते कि आपको फॉर्म 12D भरना होगा। मतदान करने से पहले अपने प्रत्याशी के बारे में जरूर जान लें। नो योर कैंडिडेट ऐप से भी आप देख सकते हैं। और अगर कोई भी प्रत्याशी या राजनीतिक दल
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करता है तो सी विजिल की ऐप पर आप बता सकते हैं, 1950 पर भी आप बता सकते हैं, या ऑब्जर्वर्स को भी बता सकते हैं। राजनीतिक दलों से भी निवेदन रहेगा कि वो हर पोलिंग स्टेशन पर चुनाव आयोग द्वारा पारदर्शी चुनावों के साथ सहभागिता करें और हर पोलिंग स्टेशन पर अपने बूथ लेवल एजेंट्स को नामित करें। ईवीएम और वीवीपैट का फर्स्ट और सेकंड लेवल रैंडमाइजेशन अभी होना बाकी है और उसमें जरूर भाग लें, जिससे कि फर्स्ट और सेकंड लेवल रैंडमाइजेशन की पारदर्शिता का वो अनुभव भी कर सकें। इसी तरीके से जब स्ट्रांग रूम से ईवीएम और वीवीपैट निकाली जाएंगी या वापस रखी जाएंगी तो कैंडिडेट्स की उसमें दस्तखत भी होते हैं और वो उसको सजगता से देखें। मतदान से पहले जो मॉक पोल होता है उसमें अपने पोलिंग एजेंट्स को जरूर देखने को बोलें। 90 मिनट लगभग पहले ये शुरू होता है, लगभग 50 वोट डाले जाते हैं नोटा सहित, जिससे कि ये स्पष्ट हो जाता है कि ईवीएम और वीवीपैट्स में जो भी बटन दबाए जा रहे हैं वो ही स्लिप गिर रही है और उसकी गणना भी की जाती है। राजनीतिक दलों से ये भी अनुरोध है कि वो जो पोलिंग एजेंट्स को नामित करें वो पोलिंग स्टेशन के अंदर ही रहें और मतदान केंद्र छोड़ने से पहले, मतदान पूर्ण जब हो जावे तो छोड़ने से पहले अपना फॉर्म 17C, जिसमें कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये दस्तखत करके देते हैं कि ईवीएम में इतने वोट पड़े, लेकर जरूर जाएं। मतदान पूर्ण होने से पहले न चले जाएं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सभी राजनीतिक पार्टियां और प्रत्याशी अनुपालन करेंगे, ऐसा चुनाव आयोग आशा करता है। और साथ ही साथ जब आखिर में जब काउंटिंग का समय आता है, ऐलान हो चुका है जिसमें कि आपको बता दें कि 6 और 11 नवंबर को बिहार में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसमें कि आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको कि 2 चरणों में मतदान होगा और जिसकी तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की ओर से कर दिया गया है। बिहार चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है, जिसमें 6 नवंबर और 11 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव होगा और जिसमें कि आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। 14 नवंबर को मतगणना होगी, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि चुनाव आयोग की ओर से तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें कि 2 चरणों में मतदान होना है। 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान होगा और जिसके बाद 14 नवंबर को मतगणना की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुबह से ही कयास लगाए जा रहे थे कि आज जो है चुनाव आयोग की ओर से इन तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा और जिसमें कि आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले चुनाव आयोग की ओर से इन तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें कि आपको बता दें कि बिहार में 2 चरणों में चुनाव होगा। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब जो चरण है 2 चरणों में चुनाव जो है होगा। इससे पहले जो है आपको बता दें कि अगर बीते जो चुनाव थे उनकी बात की जाए तो 3 फेजेस में जो है चुनाव हुए थे और इस बार जो ये चुनाव हो रहे हैं वो 2 चरणों में चुनाव होंगे और जिसमें कि आपको बता दें कि तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और 14 नवंबर को बिहार चुनाव आयोग की ओर से मतगणना के नतीजों की घोषणा की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि चुनाव आयोग की ओर से तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें 2 फेजेस में यानी कि 2 चरणों में बिहार का चुनाव होना है। 14 नवंबर को मतदान की जो प्रक्रिया मतगणना होगी और जिसके बाद चुनावों को घोषित कर दिया जाएगा। जो चुनाव का रिजल्ट आएगा वो 14 नवंबर को
बता दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि 6 और 11 नवंबर को मतदान होना है, जिसमें कि 2 चरणों में इस बार का जो बिहार का विधानसभा का चुनाव है वो होने वाला है, और जिसमें कि 14 नवंबर को मतदान का, उसके बाद मतगणना होगी, और जिसके बाद इसमें और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी न्यूज रूम से अब्दुल नबी हसन हमारे साथ जुड़ गए। तो अब्दुल, जिस तरीके से तारीखों का ऐलान हो गया है, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? जाहिर तौर पर निकिता, ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर इंडिया वॉइस पर हम दिखा रहे हैं। 6 और 11 तारीख वो मुकर्रर हुई है जब बिहार की जनता अपने नेता, अपने मुख्यमंत्री और अपने राज्य की सरकार को चुनने जाएगी, और 14 तारीख नवंबर की वो तारीख है जब बिहार में सत्ता ये पता चलेगा कि परिवर्तन हो रहा है या एक बार फिर से जो सत्ता पर काबिज है फिर से वो काबिज होने वाला है। बिहार की जनता ये तय करेगी 11 और 6 तारीख को 2 चरणों में। इंडिया वॉइस हम भी देखिए कुछ देर पहले इस बात का जिक्र कर रहे थे कि बहुत मुमकिन है, जो हमारे सूत्र ये कह रहे थे कि 2 चरणों में ही इस बार का चुनाव होगा, और उस पर मोहर लगती हुई नजर आई है निकिता। तो निश्चित तौर पर 2 चरणों में चुनाव होगा। 6 नवंबर की तारीख है पहले चरण का चुनाव होगा, दूसरे चरण का चुनाव जो होगा वो 11 नवंबर की तारीख को होगा, और 14 तारीख को नतीजे आएंगे बिहार के चुनाव के। यानी कि ये तय हो जाएगा 14 तारीख को कि बिहार में किसकी सरकार बनती नजर आ रही है। अब जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है तो आचार संहिता भी लागू हो गई है। किसी भी तरह का अब आप प्रलोभन नहीं दे सकते हैं, कोई भी आप कोई भी परियोजना योजना उसका उद्घाटन नहीं किया जा सकता है। तो अब ये क्लियरिटी हो गई है। इससे पहले तक बिहार सरकार की तरफ से भी तमाम योजनाओं का उद्घाटन किया गया, युवाओं को जो युवाओं को लेकर भी कई आवंटन किए गए। इन सब के बीच में अब ये क्लियरिटी हो गई है। 2 चरणों में बिहार का चुनाव निकिता होना है। 6 तारीख और 11 तारीख, 6 और 11 नवंबर को बिहार की जनता घरों से निकलेगी, और घरों से निकलने के बाद अपने मत अधिकार का प्रयोग करती हुई नजर आएगी। तो निश्चित तौर पर 2 तारीखें मुकर्रर हो चुकी हैं। 2 चरणों में चुनाव होगा। पहली दफा बिहार का चुनाव इतना एक तरीके से आप कह सकते हैं इतनी जल्दी में हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 2 चरणों में हो जाएगा। बिल्कुल अब्दुल, मैं जानना चाहूंगी, जिस तरीके से सुबह से ही कयास लगाए जा रहे थे और हम भी अपने व्यूअर्स को लगातार दिखा रहे थे कि 2 चरणों में इस बार हो सकता है कि जो ये चुनाव है वो संपन्न होगा, और ये बात सिद्ध हो गई है। और जिस तरीके से लगातार आप न्यूज रूम से बने हुए थे, आप बता रहे थे कि 2 चरणों में जो है चुनाव हो सकता है। लेकिन देखिए अब्दुल, यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो बिहार का चुनाव है वो केवल 2 चरणों में होगा। नहीं, जाहिर तौर पर 6 नवंबर की तारीख जो पहला चरण होगा, 121 ऐसी सीटें हैं जिस पर जिस पे जो है मतदान होगा। 121 सीटें 6 नवंबर की तारीख को 121 सीटों पर मतदान होगा, और जब 11 नवंबर की तारीख को दूसरे चरण का मतदान होगा तो 122 सीटें होंगी जिस पर मतदान किया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर 2 चरणों में 121 सीटें और 122 सीटों पर यह चुनाव होना है 2 चरणों में। इस बार का चुनाव जाहिर तौर पर निकिता कई मायनों में अलग है। एसआईआर की प्रक्रिया हुई, एसआईआर के बाद क्योंकि जिस तरह से चुनाव आयोग इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बड़ा कैजुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे थे। इनफैक्ट जाहिर तौर पर उनकी बातों में दम नजर आ रहा था। पहले उन्होंने बताया कि कितने इस बार के वोटर्स हैं, कितनी महिला वोटर्स हैं, कितने पुरुष वोटर्स हैं, कितने नए वोटर्स इजाद हुए हैं। इन बातों का जिक्र चुनाव आयोग की तरफ से किया गया, और उसके बाद जैसा कि हम बात कर भी रहे थे निकिता की तकरीबन 4:30 बजे तक 4:25 तक वो चुनाव आयोग जो है वो आएंगे इस बात पर कि चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाए। और फिर ऐसा ही हुआ, 4:25 4:28 तक वो अपनी बातों में आते हैं, फिर कहते हैं कि चलिए अब चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाए। तो तब बताते हैं कि इस बार का बिहार का चुनाव दरअसल 2 चरणों में किया जाएगा। पहला चरण जो है वो 6 नवंबर को होगा 121 सीटों पर, दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा 122 सीटों पर, और चुनाव के जो नतीजे हैं वो 14 नवंबर को आएंगे। यानी कि 14 नवंबर को यह पता चलेगा कि बिहार में किसकी सरकार इस बार बनती नजर आ रही है। इन सब के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट इस बार ये भी चीजें हैं निकिता, क्योंकि
एसआईआर की प्रक्रिया के अलावा जो इस बार बहुत सारी चीजें हुई हैं, कहा जाता था निकिता कि आप फोन नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन इस बार ये व्यवस्था की गई है आप फोन लेकर जाइए, लेकिन गेट पर वहां पर आप जमा कर सकते हैं अपना फोन। जो वोटर लिस्ट आएगी उसमें कलर फोटोज भी होंगी और सीसीटीवी कैमरा से निगरानी होगी। बहुत सारी चीजें हैं जो इस बार पूरी तरीके से की गई हैं। वेबकास्टिंग पूरी तरीके से सभी बूथ्स की होगी, सभी बूथ्स पर प्रॉपर तरीके से इंतजामात किए गए हैं सुरक्षा के मद्देनजर। तमाम बातों का जिक्र ये कहते हुए नजर आए हैं चुनाव आयोग, यानी कि इस बार का बिहार का चुनाव अलग होने वाला है, पूरी तरीके से अलग होगा और बेहतर नजर आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल अब्दुल, जिस तरीके से आपने अभी बताया एसआईआर को लेकर भी देखिए तमाम तरीके की बातें, तमाम तरीके विपक्ष की ओर से आरोप लगाए गए, लेकिन इस सब के बाद आज चुनाव आयोग की ओर से तारीखों का ऐलान हो गया है। लेकिन देखिए यहां पर सोचने वाली बात अब्दुल ये भी है कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर ही तमाम आरोप लगा रहा था, अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि देखिए बिहार में चुनाव होना है, तारीखों का ऐलान हो गया, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो विपक्ष का क्या कुछ कहना होगा। जाहिर तौर पर देखिए 14 तारीख की वो तारीख होगी, 14 तारीख वो तारीख होगी जब बिहार की जनता को ये पता चलेगा, इनफैक्ट बिहार के सियासतदानों को भी ये पता चलेगा कि बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है और क्या एनडीए एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होगी, यानी कि वो फिर काबिज होगी, या फिर महागठबंधन की तरफ से भी जो जोर आजमाइश की जा रही है उसका फायदा उनको मिलता नजर आएगा, या फिर अगर जन स्वराज का जिक्र करें वो किस तरह से अपनी भागीदारी निभाती हुई नजर आएगी। कुल मिलाकर निकिता ये क्लियर है, क्लियर और कट हो चुका है। अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है उन सियासतदानों को लेकर, उन सियासी पार्टियों का जो बिहार चुनाव पर टकटकी लगाए बैठी हुई थी। अब निश्चित तौर पर काउंटडाउन है। अब जो भी सियासतदान हैं, जो भी राजनीतिक दल हैं, वो सिर्फ अब बैक में गिनती गिनते हुए नजर आएंगे। 100 से जब आप बैक में गिनती गिनते हैं, यानी कि आप काउंटडाउन वो शुरू कर देते हैं कि इतने दिन रह गए हैं। जाहिर तौर पर 6 नवंबर की तारीख में अब ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं। अब इस तारीख में आपको चुनाव प्रचार करना है, प्रचार में आपको घर घर जाना है, लोगों तक पहुंचना है और आप डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आएंगे। इन सब के बीच में 6 तारीख को जाहिर तौर पर पहले चरण का मतदान होगा और उसके बाद 11 तारीख को, 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा और 14 नवंबर को यह तारीख तय होगी कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। तो ये कुल मिलाकर इस समय बिहार चुनाव को लेकर निश्चित तौर पर तस्वीरें अब क्लियर हो चुकी हैं, तस्वीरें अब साफ हो चुकी हैं। 6 नवंबर को पहले चरण का जो मतदान होगा उसमें 121 सीटों पर मतदान होना है और 11 नवंबर को जो दूसरे चरण का मतदान होगा उसमें 122 सीटों पर मतदान हो रहा है। ये क्लियरिटी निकलकर सामने आई है, ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। 6 नवंबर को बिल्कुल ठीक है अब्दुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, 2 फेजेस में चुनाव होना है और जिसको लेकर आपको बता दें कि 14 नवंबर को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। इंडिया टॉक्स, आपकी सोच, आपकी आवाज।